नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ दो डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का हर एक सवाल बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आज के क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे और दो डायग्राम ऐसा बताएंगे जिसकी सहायता से हर एक सवाल आपका बन जाएगा। वो दो डायग्राम सिर्फ आपको सीखना है, बाकी हर एक सवाल आप आसानी से बहुत कम समय के अंदर लगा पाएंगे। इसलिए ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है इस चैप्टर में, अगर ये समझते हैं कि कहीं दिक्कत आ रहा है, उस दिक्कत को दूर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। पहले छोटा सा बस 3-4 मिनट का वो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। इसके बाद हम लोग सवालों पे चलते हैं और बेहतरीन सवाल यहाँ पर करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके सवाल हैं। रेलवे में, एनटीपीसी में हो गया, ग्रुप डी में हो गया और सभी रेलवे के एग्जाम्स में, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीके से पूरा क्लास चलेगा, बस आपको क्लास में बने रहना है। देखिए दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस के जो सवाल होते हैं उनमें राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड सवाल ही होते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 2-3 सिचुएशन बनते हैं। यहाँ पर पहला सिचुएशन ये है, दूसरा सिचुएशन ये है, और इन्हीं एंगल पर ही रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे, बाकी कोई और एंगल नहीं मिलता है। पहला एंगल 45 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री और तीसरा 60 डिग्री। यही 3 एंगल हैं, इसके अलावा कोई और एंगल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले इस वाले डायग्राम को देखते हैं, है ना। बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे तो कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, हर एक सवाल अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, अभी सवाल भी महत्वपूर्ण करवाएंगे हम आपको, है ना, तो बस देखते रहिए। देखिए दोस्तों, ये डायग्राम है हमारा, यहाँ पर बनेगा आपका 90 डिग्री, ये तो पता ही है। अब इसमें से अगर एक एंगल हमारा 45 डिग्री का है, कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो ये बताइए, ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना होना चाहिए? ये भी 45 होना चाहिए, क्योंकि तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है एक ट्रायंगल के अंदर। तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होना चाहिए, मतलब ये भी हमारा यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि इक्वल एंगल के सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इनके सामने के जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। अगर ये हमारा 1 यूनिट है तो इसके सामने का साइड भी 1 यूनिट ही होगा। और यहाँ पर और समझते जाइए, अब यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस। ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो 90 के सामने वाला जो होगा ये कितना यूनिट हो जाएगा? √2 यूनिट हो जाएगा दोस्तों। ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। बस इतना याद रखना है कि 45 अगर कहीं बन रहा है तो उसके साथ वाला भाई भी 45 होगा, और इन दोनों 45 के आमने सामने के साइड्स बराबर होंगे, यानी 1-1 यूनिट होंगे। अब उस 1 यूनिट की वैल्यू कुछ भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 50 मीटर दिया है तो ये भी 50 मीटर होगा, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। और इस 90 के सामने वाला जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो √2 टाइम्स होगा, यानी कि √2 रेशियो में होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब आ जाइए इस पे क्या है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर अगर 30 डिग्री मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 होने चाहिए। ये वाला तो ऑलरेडी 90 है ना, तो 90 और 90 मिलाकर टोटल 180 हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ तो 1-1 हो गया था, यहाँ पर होता है दोस्तों 30 के सामने वाला। अब आप देख पाएंगे कि ये छोटा है, ये वाला आपका बड़ा है, तो 30 के सामने वाला अगर 1 यूनिट है, 1 रेशियो है, तो 60 के सामने वाला साइड √3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 गुना हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? 30 के सामने वाला जितना भी होगा, 60 के सामने वाला उसका √3 गुना हो जाएगा। या फिर अगर हम ऐसे कहें कि 60 के सामने वाला जितना भी होगा, 30 के सामने वाला उस 60 के सामने वाले का 1/√3 हो जाएगा। भाई ये जो है इसका √3 गुना है, तो ये जो है लंब कितना होगा? इसका 1/√3 गुना हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब इसमें क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? तो यहाँ पर ये 2 गुना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये टोटल 10 मीटर दिया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। ये हाइपोटेनस जो है 20 मीटर के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इन 2 डायग्राम को अगर आप समझ गए होंगे तो अब आप सवाल करने के लिए तैयार हैं, आपसे सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी अब। ठीक है,
चलिए देखते हैं पहला सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है। भूतल यानी जमीन पर स्थित किसी पॉइंट y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट का उन्नयन कोण का मतलब होता है यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अवनमन कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो दो एंगल होते हैं, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। देखिए अब समझिएगा इसको, हम यहाँ पे उन्नयन अवनमन भी आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम हमारा ऐसा बन रहा है कि ये आपका एक लैंप पोस्ट है। लैंप पोस्ट का मतलब एक यहाँ पर ये खंभा है ना, ये लैंप पोस्ट है। ये ज़मीन के एक पॉइंट वाई पर स्थित है, ये हमारा वाई पॉइंट है। अब इसमें कह रहा है शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, मतलब इस पॉइंट का उन्नयन कोण किसी बिंदु पर कितना बन रहा है यहाँ पर। अच्छा, किसी बिंदु से ना, तो ये जो पॉइंट है ये वाई नहीं होगा, ये वाला आपका वाई होगा। ये तो लैंप पोस्ट हो गया। इस वाई पॉइंट से देखने पर इस शीर्ष मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट, उसको देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है यहाँ पर 45 डिग्री के बराबर बन रहा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। जब भी हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चढ़ के और अगर हम नीचे की तरफ देखें तो ये हॉरिजॉन्टल हमारा ये हुआ, इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, मतलब कि अवनमन कोण होगा। समझ में आ गया? दोनों चीज़ें समझ गए होंगे, अवनमन उन्नयन दोनों। अब कह रहा है कि पोस्ट के पाद का मतलब होता है पैर मतलब यहाँ पर, ठीक है। बिंदु वाई से दूरी कितनी है? 80 मीटर है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना दूर है? ये 80 मीटर के बराबर है। समझ में आ गई बात? 80 मीटर। तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये हाइट हमको निकालनी है दोस्तों। बहुत सिंपल है, हमने आपको बताया था। ये 45 है तो ये भी आपका कितना होगा? 45 डिग्री होगा। और 45 के सामने वाले बराबर होते हैं। इस 45 के सामने अगर 80 है तो इस 45 के सामने ये भी आपका 80 मीटर का हो जाएगा कि नहीं बताइए? तो इसमें क्या दिक्कत है? यही हाइट तो हमको चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आसान है दोस्तों, आपको कोई tan थीटा कोई कुछ नहीं लगाना है, tan 60 tan 30 कुछ नहीं याद करना है आपको। बस यही दो डायग्राम अगर आप याद रखते हैं तो हर एक सवाल बन जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल अभी आने वाले हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4.2 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है हमारी यहाँ पर, है ना। एक यहाँ पर ये दीवार है, इस दीवार से ये ज़मीन हो गया, ठीक है। इस दीवार से एक सीढ़ी लगी हुई है, इस तरीके से सीढ़ी लगा हुआ है। और ये जो सीढ़ी का उन्नयन कोण है यहाँ पर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री के बराबर बन रहा है। ये 45 है तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा कि नहीं? ठीक है। अब कह रहा है कि दीवार से सीढ़ी के पाद, सीढ़ी का पैर ये रहा, है ना, ये दीवार रहा, इसकी दूरी कितनी है? 4√2 मीटर है। 4√2 मीटर यहाँ पर ये वाला दूरी है। सीढ़ी की लंबाई निकालनी है, बताइए। 45 के सामने ये भी है, 45 के सामने ये भी है। तो हमने आपको बताया था कि 45 के सामने के वाले एक यूनिट होते हैं। तो 90 के सामने वाला कितना हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं? तो √2 टाइम्स ये हो गया। हमें इसी √2 टाइम्स की वैल्यू निकालनी, बताइए। 1 गुना की वैल्यू कितनी है? 4√2। तो √2 टाइम्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका √2 गुना कर दीजिए तो सीधे हमारा आंसर आ गया। कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए? 4√2 का ये 1 गुना की वैल्यू हो गई, हमें √2 की वैल्यू चाहिए तो √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया हमारा आंसर। √2 मिलके 2 बन जाएगा और 2 का 4 से मल्टीप्लाई यानी कि 8 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 8 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी टिक कर दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे इस टाइप के सवालों को करना। अभी आगे जो सवाल आएंगे उनमें 2-2 ट्रायंगल बनने वाले हैं। उन 2-2 ट्रायंगल में ही दिक्कत जाता है, उनको भी बहुत बेहतरीन बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तीसरा सवाल ये रहा। 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। टावर से इमारत कितनी दूरी पर स्थित है? देखिए यहाँ पर ये एक टावर है, ठीक है, ये हमारा ज़मीन हो गया। फिर यहाँ पर इसकी जो हाइट दी गई वो कितनी दी गई है? 32√3, है ना। ये जो टावर की हाइट है वो कितनी है? 32√3 है। अवनमन कोण कितना है? यहाँ पर 60 डिग्री है। तो यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल हमारा खींच गया, है ना, इसको देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल है। और किसी बिंदु का
बिंदु का यहाँ पर अवनमन कोण। अब अवनमन कोण कहाँ बनेगा, ये वाला बनेगा। तो एक चीज़ हम आपको ध्यान दिला देते हैं, अवनमन कोण और उन्नयन कोण का मीनिंग अलग अलग भले है, लेकिन दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये अवनमन कोण है, तो जितना अवनमन कोण होगा उतना ही हमारा उन्नयन कोण होगा, यानी कि ये हमारा 60 डिग्री होगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, तभी ना 60 और 30 मिलाकर 90 होंगे। तो ये आपका कितना हो गया दोस्तों, 30 डिग्री के बराबर। ये 30 नहीं है, ये वाला 30 है, अंदर वाला है ना। चलिए, टावर से इमारत कितनी दूरी पर स्थित है। अच्छा एक सेकंड, ये टावर के शीर्ष से, अच्छा ये यहाँ पर इमारत है ना, यहाँ पर हमारा क्या है, इमारत है ये इसके पाद का मतलब क्या हुआ, पैर, इसके पैर का अवनमन कोण यहाँ पर दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमको चाहिए, बताइए। 30 के सामने वाला 1 गुना, तो 60 के सामने वाला √3 गुना हो जाता है। तो ये बताइए, हमने आपको क्या बताया था कि 60 के सामने वाला जितना भी होगा, 30 के सामने वाला उसका 1/√3 गुना हो जाएगा कि नहीं। या फिर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए इसको, देखिए ये आपका √3 गुना होगा। तो √3 गुना की वैल्यू है कितनी, √3 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है कितने के बराबर, 32√3 के बराबर। किसके बराबर, 32√3 के बराबर। हमें क्या चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, √3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो √3 से √3 कटेगा, यानी कि सीधे 32 आ जाएगा। तो 32 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा, वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर 2-2 ट्रायंगल वाले सवाल आएंगे। देखिए दोस्तों, चौथा सवाल ये रहा, 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। यदि कितना दिया गया है, यदि मीनार 54 मीटर ऊंची है तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझते जाइएगा। 4 मीटर ऊंचे चबूतरे, तो चबूतरा यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग, है ना। ये हमारा हो गया ज़मीन, यहाँ पर 4 मीटर ऊंचाई पर ये एक चबूतरा बना हुआ है ना। अब कह रहा है कि चबूतरे, फिर क्या कह रहा है कि चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूर स्थित एक मीनार। तो 50√3 मीटर, यहाँ पर ये चबूतरा है, ये आपका चबूतरा हो गया, यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इससे कितना दूर, 50√3 मीटर दूर। तो यहाँ पर 50√3 मीटर दूर ले लिए, है ना। यहाँ से चबूतरे से और इसकी दूरी कितनी है, 50√3 मीटर के बराबर है, 50√3 मीटर, ठीक है। फिर उन्नयन कोण मापा गया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। तो इस चबूतरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कुछ ऐसे बनेगा। ये एंगल हमको निकालना है, ये थीटा मान लीजिए यहाँ पर। फिर कह रहा है यदि मीनार जो है वो 54 मीटर ऊंचा है, ठीक ना। 54 मीटर का मतलब क्या हुआ कि ये जो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये टोटल आपका 54 है दोस्तों, है ना। कितना है, यहाँ पर 54 मीटर है। और ये जो चबूतरा है ये तो 4 मीटर का है। तो ये जब 4 है तो इधर ये भी 4 मीटर का होगा। जब नीचे वाला हिस्सा 4 मीटर का है और टोटल 54 मीटर का है, तो ऊपर वाला हिस्सा कितने का होगा, 50 मीटर का हो जाएगा कि नहीं। 50 और 4 54 हो गया। बस डायग्राम से ही आपको खेलना है और कुछ नहीं। अब सुनते जाइएगा, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिए इसको। ये जो एंगल के सामने है ये 50 है, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका कितना है, 50√3, कितना है, 50√3 के बराबर है। आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि इसके सामने जो भी है उसका जस्ट √3 गुना इसके सामने है। तो हमने आपको बताया था कि 30 के सामने जो भी होता है 60 के सामने उसका √3 गुना हो ही जाता है। यानी कि ये एंगल हमारा कितना दिया गया है, 30 है, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो यही एंगल तो हमको चाहिए था। पूछा गया है ना, चबूतरे के ऊपरी तल मतलब यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। तो उन्नयन कोण तो यही होगा। बस डायग्राम से ही हमने खेल लिया, 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, माने कि ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया सभी को, उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बिना किसी परेशानी के। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला सवाल बहुत ही तगड़ा सवाल है, 2022 में पूछा हुआ। भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है भैया, समझ गए। क्षैतिज रूप से 12 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। यदि हवाई जहाज 2400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की चाल निकालनी है हमको। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत तगड़ा सवाल, ठीक है। देखिए, भूतल पर स्थित ये ज़मीन है, ज़मीन यहाँ पर बना लीजिए, ये हमारा ज़मीन है,
ठीक है। इस ज़मीन पर के कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। पहले बार जो एंगल मापा गया वो कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारा हवाई जहाज़ था, इस टाइम पे जो एंगल मापा गया वो कितना था, 45 डिग्री। ये कितना है आपका, 45 डिग्री है। ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे बोला गया कि 12 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब हमारा हवाई जहाज़ इधर जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। इस डायरेक्शन में अगर आएगा तो एंगल बढ़ेगा, है ना। इस डायरेक्शन में जा रहा है तभी एंगल 45 से 30 हो रहा है। मतलब हमारा हवाई जहाज़ कहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पर पहुँच गया। तो उन्नयन कोण कितना बन गया, अब की बार बताइए, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बन गया, ये वाला 30 डिग्री के बराबर बन गया, है ना। हमारा जो हाइट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हाइट, ये हाइट और ये हाइट दोनों बराबर है ना, होंगे। कितना है, 2400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हवाई जहाज़ की चाल निकालनी है हमको। यहाँ से यहाँ कितना दूर गया है ये बताइए, तो यहाँ से यहाँ कितना दूर गया, कितने सेकंड में गया है, 12 सेकंड में गया है। हमको टाइम पता है, हमें बस डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूर चला है वो। तो बस हमको ये टोटल वैल्यू पहले तो निकाल लेनी है, ये वाली, है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक निकाल लेनी है और दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। सुनते जाइए। अब किसी में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर पहले इसको देखते हैं हम लोग, ये वाला, मतलब इस पॉइंट ए से और इस पॉइंट बी तक, है ना, और ये पॉइंट सी है हमारा। तो ए से बी तक देखते हैं, ए से बी तक कितना होगा बताइए। ये जो टोटल हाइट है वो तो 2400 है। तो ये 45 है, इस बार 45 है, तो यहाँ भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, है ना। तो जब इस 45 के सामने 2400 है तो इस 45 के सामने यानी कि ए बी जो है ये भी आपका 2400 हो जाएगा। यानी कि ए बी हमारा कितना हो गया, 2400 मीटर के बराबर हो गया। ठीक है, 2400 मीटर के बराबर हो गया। आ जाइए अब इस वाले ट्रायंगल पे देखते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में, है ना। छोटे वाले ट्रायंगल का हमारा काम हो चुका है। देखिए 30 के सामने हमारा कितना है, यहाँ पर 2400 है, ये वाला कितना है, 2400 है ना। तो ये आपका टोटल, ये चूँकि आपका कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा। तो 60 के सामने क्या है हमारा टोटल, यहाँ से लेकर ए सी तक, ए से लेकर सी तक। तो 60 के सामने कितना हो जाता है, √3 गुना हो जाता है। जो भी 30 के सामने रहेगा 60 के सामने उसका √3 गुना हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए से लेकर सी तक जो होगा, 30 के सामने कितना है, 2400, इसका कितना गुना हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा। बस हमारा आ गया। तो बताइए बी सी कितना होगा, बी से लेकर सी तक, यानी कि डिस्टेंस। तो ए सी में से ए बी घटा देंगे तो मतलब हमारा बी सी यहाँ पर आ जाएगा। बताइए इसमें से इसको घटाइए तो 2400 तो पहले कॉमन आ जाएगा, तो हमारा आ गया 2400, है ना। और रूट में क्या होगा, √3 - 1 हो जाएगा। तो ये हो गया √3 माइनस यहाँ पर 1। अब समझते हैं इसको, देखते जाइए। यहाँ पर डिस्टेंस आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमको स्पीड निकालनी है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। डिस्टेंस ये मीटर में दिया गया है, तो कितने मीटर है डिस्टेंस, 2400 और ब्रैकेट में √3 - 1, है ना। ये चीज़ है, डिवाइड बाई, ये तो डिस्टेंस हो गया, डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड के बराबर। टाइम कितना है, 12 सेकंड, तो ये हो गया 12। ये मीटर में था, ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड आ गया। अब मीटर पर सेकंड में हमको थोड़ी पूछा है, हमें तो पूछा है किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई। ये चीज़ें आपको सिखाई गई होंगी टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में, है ना। तो ये हो गया, ये बदल गया हमारा किलोमीटर पर आवर में। काट लीजिए, 6 से कटेगा, 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12, 5 और 2 मिलाकर 10 हो जाएगा, 10 से 1 0 कट जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 240 को यहाँ गुणा करेंगे तो 24 × 3 = 72, यानी कि 720, और ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा √3 - 1। देखिए कितना आसान तरीके से हमने इसको बताया, कोई झंझट नहीं है, कोई tan थीटा नहीं लगाना, कोई tan 60 याद नहीं रखना, कुछ नहीं याद रखना। बस ये चीज़ें समझ लीजिए। 2 ही डायग्राम आपको बताए हैं और उसी 2 डायग्राम से आपके सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्तों। ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें एक प्रश्न आपको डिटेल से समझा रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। नहीं तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बनाइए ज़मीन। ये हो गया हमारा ज़मीन।
जो यहाँ पर प्रकाश स्तंभ का मतलब है लाइट स्टैंड यानी खंभा कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा 4 मीटर का, यहाँ पर 4 मीटर ऊंचा हमारा खंभा है। इससे 3 मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़ा हुआ है लड़का, है ना। और इस लड़के की हाइट कितनी है 1.5, तो ये हो गया 1 यहाँ पर 5, और ये टोटल कितना है आपका 4 मीटर के बराबर है। अब ये बताइए, यहाँ पर पूछा क्या गया है, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से आने वाला प्रकाश की वजह से उसकी छाया बनती है, लड़के की छाया की लंबाई निकालनी है हमको। ये ज़बरदस्त सवाल है दोस्तों, है ना। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है, इसको थोड़ा मिटाते हैं और इसको थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारा लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लगी हुई है लाइट, ये जब लाइट जाएगी तो ये लड़के का मुंडी है ना, ये लड़के की मुंडी है। तो यहाँ से जब ये छाया ये जब प्रकाश पड़ेगी इसकी मुंडी पर, तो इसका जो छाया है वो कहाँ बनेगा, कुछ इधर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। मतलब ये है हमारा लड़के का छाया, इतना, है ना। ये जो है ये छाया यहाँ पर बनेगी ज़मीन पर, छाया तो ज़मीन पर ही बनेगी। तो ये लड़का है, इसकी छाया ये हो गई, ठीक है। ये है 1.5 मीटर। अब देखते जाइएगा ये एंगल कितना होगा, ये हमको सबसे पहले पता चल जाएगा यहाँ पर, है ना। देखिए यहाँ पर एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी बन जाएगा। यहाँ पे समरूपता लग रहा है, मतलब कि समान रूप से जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका एक एंगल यहाँ पर कॉमन है ना। तो समरूपता यहाँ पर दिख रहा है, समरूपता हम लोग लगा लेंगे। ये 1.5 है, ये कितना है 1.5 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 मीटर है ना। इस प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो ये बता रहा है, तो ये आपका 3 मीटर हो गया। ये इसको हम लोग मान लेते हैं x, ये जो छाया बन रहा है ये x है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 + x नहीं हो जाएगा, ये हो गया 3 + x। बस हमारा काम बन गया। देखिए दोस्तों, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। जैसे इसका लंब और इसका लंब का रेशियो, और इसके आधार और छोटे वाले के आधार का रेशियो बराबर होगा। तो बड़े वाले का आधार कितना है 4 है यहाँ पर, डिवाइड बाई इसका आधार कितना, इसका लंब कितना है, छोटे वाले त्रिभुज का यहाँ पर लंब कितना है 1.5 है, 1.5 है, इक्वल टू किसके बराबर होगा। अब ऊपर चूंकि हम लोग बड़े वाले के लिखे हैं, तो बड़े वाले का आधार कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है 3 + x है, कितना है 3 + x है, डिवाइड बाई इस छोटे वाले का आधार कितना है x के बराबर है। बस हमारा काम हो गया। देख लीजिए, इसको अगर हम लोग काटेंगे या फिर नहीं भी काटेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा तो 4x होगा, इक्वल टू यहाँ देखिएगा 1.5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 3 = 45, यानी कि 4.5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 1.5x हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ला के घटा लेंगे, तो घटाएंगे अगर हम लोग 4 में से 15, 40 में से 15 गया तो आपका 25, यानी 2.5x हो गया, 2.5x हो गया, इक्वल टू यहाँ बचा 4.5। देख लीजिए बहुत आसान सा है, आ जाएगा। अब इसमें हमको x निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा x, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो पॉइंट हटा सकते हैं, यानी कि सीधे हमारा 45/12 के यहाँ पर 25 आ जाएगा। काटेंगे तो ये होगा 8, ये होगा 5, ठीक है, 8 × 5 = 40, मतलब 1 कितना हो जाएगा 16 × 5 = 80 ना, 1.6 आ जाएगा, ठीक है। 1.6 तो कहीं दिया भी नहीं है, ये 1.6 है, एक सेकंड कहीं गलती हुआ है। ये देखिए, हाँ यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 होता है, तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 × 5 = 45, मतलब 9/5 हो गया। 9/5 का मतलब 18 × 5 = 90, यानी 1.8 हो जाएगा। 1.8 मीटर x की वैल्यू, और x हमारा यहाँ पर क्या था, छाया की लंबाई थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। देखिएगा 7वां सवाल ये रहा, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित एक मीनार की छाया की लंबाई में यहाँ पर 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा कि एक मीनार है, पहले तो ज़मीन बना लीजिए, यहाँ पर ये हमारा ज़मीन हुआ, है ना। फिर यहाँ पर एक मीनार है, ये मीनार है। अब यहाँ पे अगर कहीं पे हमारा सन है तो इसका जो छाया जाएगा इधर ही जाएगा ना, तो ये जो छाया है 60 डिग्री से बदल कर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो पहले हमारा पॉइंट जो है यहाँ पर था, है ना, किसी बिंदु पर, तो
पहले एंगल कितना बन रहा था 60 डिग्री, फिर बदल कर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो ये आपका 60 डिग्री है। अब पता कैसे लगा पा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा एंगल है, तो ये आपका 60 डिग्री होगा और ये आपका 30 डिग्री होगा। बता रहे हैं ना, इसमें 60 डिग्री से बदल कर 30 डिग्री हो गया है। तो पहले यहीं तक छाया बन रहा था, है ना, पहले यहीं तक छाया बन रहा था, फिर कितना बढ़ गया यहाँ पर 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है, मतलब इतना हो गया, इतना बढ़ गया। कितना बढ़ा है यहाँ पर 40√3 मीटर, है ना। तो ये जो बढ़ा हुआ भाग है ये कितना है 40√3 मीटर है दोस्तों। समझ में आई बात सभी को। चलिए मीनार की ऊंचाई निकालनी है हमको, यानी ये हाइट पता करना है यहाँ पर। बताइए कितना होगा, सुनते जाइए, बहुत अच्छा है। इस छोटे वाले में पहले देख लीजिए और बड़े वाले में बाद में देखेंगे। तो छोटे वाले में अगर देखें तो ये 60 है, ये आपका 30 हो जाएगा, है ना, ये 30 डिग्री हो जाएगा। छोटे वाले की अगर बात करें तो, छोटे वाले की अगर बात करें तो इसके सामने का ये जो होगा ये कुछ मान लीजिए आप लोग, है ना। तो यहाँ पर पहले इसको यहाँ पर x मान लेते हैं। चलिए ये हमारा x हो जाएगा। तो 30 के सामने वाला अगर x है तो इस 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा, इस x का कितना गुना, √3 गुना। तो ये हमारा हो गया कितना, √3 × x हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल कितना होगा, ये बताइए कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब इस बड़े वाले में अगर देखें तो ये 30 डिग्री है, तो ये टोटल कितना होगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। अब बीच वाले को भूल जाइए अभी, है ना, 30 तो 60, 30 के सामने वाला जो भी होता है मतलब √3x है, तो 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा, इस 30 के सामने वाले का √3 गुना हो जाएगा। तो 30 के सामने वाला कितना है, √3 × x है। तो इस 60 के सामने वाला यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, इसका √3 गुना हो जाएगा कि नहीं। बस बन गया हमारा सवाल। √3 × √3 करेंगे तो 3 × x आ जाएगा। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 3x है, उसमें से अगर x को घटा दें तो हमारा ये बचेगा और इसी की वैल्यू दी गई है। तो बताइए 3x में से हम लोग 1x को घटा देंगे तो बचेगा हमारा कितना, यहाँ पर 40√3 के बराबर। ये हो गया 40√3 हो गया, ठीक है। हमें x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ये हो गया 2x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 40√3, है ना, 40√3। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 20√3 के बराबर, 20√3। हमें चाहिए थे क्या, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी आई है, √3x आया है, तो √3x की वैल्यू मतलब √3 इधर तो √3 इधर भी। √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बनेगा, 3 × 20 यानी कि 60 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर, माने कि ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। समझ में आई बात, वीडियो लाइक करिए इसी बात पे और अगले सवाल पर चलिए। 8वां सवाल ये देखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर है। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर यहाँ पर 30 डिग्री है। दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है, तो पहले मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि दो मीनारों के बीच की दूरी इतनी। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है, ठीक है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक ना। तो जो हमारा सिचुएशन बन रहा है कुछ इस तरीके से, पहले तो यहाँ पर ये ज़मीन है, ये हमारा ज़मीन है। अब दूसरी मीनार के शीर्ष से देखा जा रहा है और पहली मीनार का अवनमन कोण बोला गया है, तो मतलब दूसरी मीनार के शीर्ष से देखेंगे तो नीचे देखेंगे पहली को, तभी ना अवनमन कोण बन पाएगा, है ना। दूसरे मीनार के शीर्ष से देख रहे हैं यानी कि हम दूसरे मीनार के शीर्ष पर चढ़े हैं, तो हमको नीचे देखना पड़ेगा, यानी कि जो दूसरा मीनार है वो बड़ा है जिस पर चढ़ के देखा जा रहा है। तो ये हमारा हो गया दूसरा मीनार, ठीक है। इसी के पास में एक छोटा सा मीनार है, ये वाला हो गया। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है अवनमन कोण, अब अवनमन कोण कैसे बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरीके से, यही ना होता है अवनमन कोण, ये वाला एंगल। तो ये वाला जो एंगल है इसको भी हम लोग यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, है ना। चलिए देखिए, ये जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री के बराबर है, अवनमन कोण जिसको हम लोग कहते हैं, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो दूरी दी गई है ये कितना है, 40√3 के बराबर है। ये आपका 30 डिग्री है, तो बताइए ये भी 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अवनमन दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ से ये 30 डिग्री हो गया। वैसे भी अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, जानते होंगे। ये जेड बन रहा है तो ये दोनों कोने वाले एंगल बराबर होते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर 30 डिग्री, यदि दूसरी मीनार की ऊँचाई 130 मीटर है, टोटल ये जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 130 मीटर है, 130 मीटर के बराबर है।
तो हमें निकालना है यहाँ पर पहली मीनार की ऊंचाई, यानी ये वाला हमको चाहिए। ये वाला निकालने के लिए पहले ये वाला निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब सुनते जाइएगा, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देखिए आप लोग कि ये वाला कितना होगा। इसको हम लोग अगर निकाल लें तो इसको हम लोग x मान लेंगे तो ये वाला भी x हो जाएगा, है ना। सारी चीज़ें समझते जाइएगा बस। और एक चीज़, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 40√3 है तो ये वाला भी आपका कितना होगा, 40√3 हो जाएगा, 40√3 हो जाएगा। तो 30 के साथ ये कितना होगा, ये कितना होगा बताइए। 30 के सामने कुछ होगा यहाँ पर, तो ये आपका 60 होगा, है ना, ये 60 होगा। 60 के सामने 40√3 है तो 30 के सामने कितना हो जाएगा, जो 60 के सामने होगा उसका डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ये कितना आ जाएगा, 40√3, इसका कितना √3 डिवाइड में हो जाएगा, है ना। 30 के सामने वाला छोटा होता है ना, √3 टाइम्स छोटा हो जाता है वो। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, √3 से √3 कट गया यानी कि 40 आ गया। तो ऊपर का हिस्सा यहाँ पर 40 है, ऊपर का हिस्सा मतलब यहाँ से लेकर, ये तो बहुत आसान सवाल बन गया। ये कितना है आपका 40 मीटर है, टोटल 130 है, 130 में 40 घटा देंगे तो ये निचला हिस्सा कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा कि नहीं। तो जितना यहाँ x 90 आया है तो इधर भी 90 होगा, मतलब x की वैल्यू 90 मीटर हो जाएगी। ये जो दूसरे मीनार की ऊंचाई है ये 90 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोग सवाल में डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं समझकर तो इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम आपको ऐसा तरीका बता दिए हैं कि आप सिर्फ डायग्राम में सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, आपको अलग से कुछ लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये खूबसूरती है इन दो कॉन्सेप्ट की, इन दो कॉन्सेप्ट से सारे सवाल आपके बन जाएंगे। आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये जो सवाल है बहुत बढ़िया है। भूमि पर किसी मीनार के शीर्ष बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पूरक का मतलब होता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये हमारा हो गया ज़मीन, है ना, ये हमारा हो गया ज़मीन। यहाँ पे एक बना लीजिए मीनार। अब दो बिंदु हैं, है ना, एक पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए। दोनों बिंदु 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये पहला वाला 18 मीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये 32 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझ गए ना। अच्छा, अब एंगल बन रहा है दोनों बिंदुओं पर, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल यहाँ से मिलाएंगे तो ये बनेगा। शीर्ष का मतलब यहाँ पर टॉप पॉइंट, है ना। तो ये जो एंगल दोनों हैं ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि पूरक कोण है। पूरक कोण समझते हैं ना। पूरक कोण कौन होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर इसको हम लोग थीटा मान लें तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम हमारे पास कितना होना चाहिए, 90 के बराबर। तो 90 माइनस थीटा हो गया। ये समझ में आ गई बात कि नहीं। 90 माइनस थीटा और थीटा दोनों पूरक कोण होंगे। जैसे 30 और 60 ये दोनों पूरक होते हैं, 45 दोनों पूरक होते हैं, 20 और 70 दोनों पूरक होते हैं, क्योंकि उनका सम 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई निकालनी हमको, ये वाला चाहिए, यानी कि ये हाइट चाहिए हमको। तो यहाँ पर निकाल लीजिए। अब तो कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए लगाते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखते हैं, है ना। छोटे वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग 10 एंगल जो भी है लगाएं तो कितना होगा बताइए। यहाँ पर हो जाएगा 10 कितना एंगल दिया है, 90 माइनस थीटा, है ना। तो 10 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये है h और हाइपोटेनस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 18 है। 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ये हो गया कितना, कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, h/18 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अब इधर देखिए बड़े वाले में। तो बड़े वाले में क्या है, यहाँ पर बड़े वाले में दोस्तों फिर से वही चीज़ है ना। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो tan थीटा h/32, h/ यहाँ पर 32 के बराबर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर होता है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, है ना। कॉट थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और tan थीटा दिया कितना है, h/32,
ये आया है, इंटू कॉट थीटा कितना है, h/18 के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर। तो यहाँ से हमारा h आ जाएगा सीधे सीधे, h इंटू एच, ये हो गया h², इसकी वैल्यू 32 इंटू 18, तो 32 उधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसको ऐसे लिखे ना, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 गुणे 2, है ना, और इस 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको रूट निकालना था। तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, अंडर रूट, ये अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट लगाएंगे हम लोग अगर, तो यहाँ होगा 16 मल्टीप्लाई ये 2 दूना 4 हो गया, और ये हो गया 9। तो 16 का वर्गमूल होगा 4, 4 का वर्गमूल होगा 2, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। निकाल लेंगे हम लोग, 4 दूना 8, 3 24। ये आ गया हमारा आंसर यहाँ पर 24 मीटर के बराबर। तो 24 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आया हो, वीडियो तुरंत लाइक कर दीजिए दोस्तों, इतनी मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है ना। तो आज के क्लास में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए हम यहीं पे रोक रहे हैं। बाकी के जो सवाल बचे हुए हैं वो हम लोग आपको अगले क्लास में करवा देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ये क्लास भी आपको पसंद आया होगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।